नमस्ते मित्रों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की बीएसटीसी और इंटीग्रेटेड पीटीईटी की कक्षाओं में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी यह कक्षा सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी में आज हमारा जो विषय होगा वह है उपसर्ग। मित्रों, उपसर्ग किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। उपसर्ग जो शब्द है वह उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। किससे? उप और सर्ग से। उप का जो अर्थ है वह है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि या निर्माण या रचना, ये कह सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि उपसर्ग की जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है। तो उपसर्ग जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में हमें इनका अर्थ मिलता नहीं है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि स्वतंत्र रूप से इनका कोई प्रयोग या अर्थ नहीं होता है। क्लियर? कि उपसर्ग जो होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं है, न उनका कोई अर्थ है। अब हम बात करें उपसर्ग की परिभाषा। कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो अमूमन विद्यार्थी ये याद करते हैं कि वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं। शब्द शब्द के आगे कैसे जुड़ेगा मित्रों? तो हमें यहाँ संशोधन यह करना पड़ेगा कि वे शब्दांश या शब्द का अंश हैं ये, कि वे शब्दांश, मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दे रहा हूँ, वे शब्दांश, नॉट शब्द, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में, उसके मतलब किसके, उस शब्द के, उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। ध्यान में आ गया विद्यार्थियों कि उपसर्ग जो है वो उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, उसके आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, विशेषता ला देते हैं या नयापन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र रूप से प्रयोग हमें दिखाई नहीं देता। अब जैसे मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप देखिए, जैसे बल्ब शब्द,
अब बल से सबल, दुर्बल, सबल, दुर्बल, निर्बल, प्रबल, ये शब्द बने। अब हम देखें दोस्तों इसमें, तो बल शब्द मूल है, बल से बना सबल, दुर्बल, निर्बल और प्रबल। दूसरा वैसे ही हम देखें तो फल शब्द, फल से क्या क्या बन सकता है, तो देखिए आप, सफल, असफल, निष्फल, आदि। एक और शब्द देखें, हार शब्द। अब इनका बल का, बल यानी शक्ति, ताकत, फल जो फल होते हैं, हार यानी हारना। अब इनके आगे भी अगर कुछ ऐसे शब्दांश जुड़ जाएं जो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे आहार, विहार, प्रहार, संहार, निहार आदि। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि शब्द मूल वही है, लेकिन उसमें उपसर्ग जुड़ गया और उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। जैसे हम बात करें तो बल शब्द है, बल यानी शक्ति, ताकत, तो सबल, दुर्बल जो बल से कम है, निर्बल जिसमें बल नहीं है, प्रबल जिसमें बल ज़्यादा है, कम है, यह अर्थ हो रहे हैं। सफल जो उत्तीर्ण है, असफल जो अनुत्तीर्ण है, निष्फल जिसका कोई परिणाम नहीं निकले। फिर आते हैं हार, हार यानी हारना, तो आहार, भोजन, विहार प्रस्थान करना, जाना, प्रहार मारना, संहार नष्ट करना और निहार देखना। अब इसमें आ, वी, प्र, सम, नि, स, दु, नि, प्र, स, अ, निश, ये जो लगे हैं ये उपसर्ग कहे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग, उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ समीप होता है और सर्ग यानी सृष्टि, निर्माण या रचना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, आगे लगते हैं और आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, कुछ विशेषता ला देते हैं, कुछ नयापन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है और न ही इन उपसर्गों का कोई स्वतंत्र अर्थ भी होता है। तो हमने ये देखा उपसर्ग। अब हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम एक इंडेक्स के द्वारा देखेंगे। लिख लीजिए जल्दी से। यस, आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों। अब आते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार। अब हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं?
लाइनिंग इंडेक्स। यस यस, तो उपसर्ग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से हैं। यस, यस। तो दोस्तों देखिए, उपसर्ग जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंदी में उपसर्ग मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे सबसे पहला जो है वह है संस्कृत के उपसर्ग। कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, क्योंकि हमारी जो मूल है वो तो संस्कृत है। हिंदी बेटी है, संस्कृत माँ है, और हिंदी जो आई है वो संस्कृत से ही आई है। तो मूल जो है वो संस्कृत के हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। दूसरा कौन सा? हिंदी के। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। और जो चौथा है वह है अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं इनको हम तत्सम कह सकते हैं। तत्सम उपसर्ग। तत्सम क्यों कहेंगे? क्योंकि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? तत्सम कह सकते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम तद्भव कह सकते हैं। तद्भव क्यों? तो आपको पता ही होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा के मूल होते हैं, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ या परिवर्तित रूप जब हिंदी में प्रयुक्त होता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तीसरा उर्दू के, और चौथा अंग्रेजी का, जिसको हम विदेशी कह सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। अब बात कर रहे हैं हम आगे एक एक उपसर्गों की, जो यस। तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, उर्दू के और विदेशी। या यूँ कहें मित्रों कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग, उर्दू भाषा के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अब हम एक एक की बात करें तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और ये संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 22 है। यानी कि प्रश्न आ जाए आपके सामने कि
उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आपको उत्तर क्या करना है मित्रों? 22 के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं, हिंदी के कौन से हैं, उर्दू के कौन से हैं और अंग्रेजी के कौन से हैं, और उन उपसर्गों से बनने वाले कुछ शब्द हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग इनकी संख्या कितनी है? 22 है। तो देखिए, इन उपसर्ग और उसका अर्थ और उससे बनने वाले शब्द, ये उपसर्ग, उस उपसर्ग का अर्थ क्या हो रहा है, और ये है उससे बनने वाले शब्द। ठीक, देखें आप, और आप उसे लिखना चाहें तो लिखते भी जाएं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले अति उपसर्ग की। कौन से उपसर्ग की? अति से बनने वाले बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अति का अर्थ क्या है? अधिक। और उससे बनने वाले जो शब्द हैं वह है अति क्रमण, अतिशय, अतिक्रमण, अतिशय, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्याचार, बहुत सारे शब्द हैं। अब इनमें लगा है अति उपसर्ग, उसका अर्थ होता है अधिक। जैसे हम बात करें तो अत्याचार, अब अत्याचार जो बना वह अति प्लस आचार। आचार का अर्थ होता है व्यवहार। जब अपने व्यवहार की अति हो जाती है, उसके प्रति बुरा व्यवहार अधिक मात्रा में हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अत्याचार। तो ये हो गया अति। अधिक का अर्थ हमने देखा। दूसरा शब्द देख रहे हैं, दूसरा उपसर्ग देखेंगे, अधि। अधि का अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आता है कि अति का अर्थ क्या होगा या अधि का अर्थ क्या होगा, तो हमें ये भी याद करने होंगे कि अधि का अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ। जैसे इससे बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे अधिनियम, अधिकृत, अधिनियम, अधिकृत, अधिकरण, अध्ययन आदि। तीसरा आता है मित्रों अनु। अनु उपसर्ग, अनु, और अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या है? पीछे। जैसे अनुचर, अनुज, ज यानी जन्म लेना, अनु यानी पीछे, जिसने जन्म पीछे लिया है, छोटा है, पीछे, अनुज छोटे को कहते हैं हम। तो अनुज, ज यानी जन्म लेना, और अनु यानी पीछे, जिसने हमसे पीछे जन्म लिया। जैसे मेरा जन्म हुआ और मेरे पीछे मेरे भाई का जन्म हुआ, तो मेरा भाई क्या कहलाएगा?
अनुज कहलाएगा। तो अनुचर, अनुज, अनुकरण, आदि बहुत सारे, अनुकूल, अनुभव, बहुत सारे शब्द हैं। आगे देखें, चौथा आता है अप। अप का अर्थ है बुरा। अप यानी बुरा। जैसे अपयश, अपशब्द। शब्द कैसा? बुरा। अप यश कैसा? बुरा। अपयश, सुयश, इसका विलोम हो गया, अच्छा यश। आगे अभी। अभी का अर्थ क्या होगा? अभी यानी पास में। इससे बनने वाला शब्द देखिए, तो जैसे अभिभाषण, अभिनय, अभिवादन, अभियोग, ये हुए। और आप आगे और देखिए, इसको आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे और बढ़ते हैं। यस, आगे आता है अव। अव का अर्थ होता है हीनता, हीनता या कमी। इसमें देखिए आप, जैसे गुण है और उसमें अव लग गया तो क्या हो जाएगा? अवगुण, गुणों की कमी, गुणों की न्यूनता। नति, जो झुका हुआ है लेकिन अवनति, बहुत अधिक झुका हुआ है, वो अवनति। शेष, लेकिन अवशेष, जो बचे हैं उनमें भी बुराई वाला भाग। आज्ञा, तो अवज्ञा, बुरी आज्ञा, हीन आज्ञा। रोहण यानी चढ़ना, तो अवरोहण, उतरना बुराई की ओर। यह हुआ आपका अब। आगे और बात करें मित्रों हम, तो आ उपसर्ग। और आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक या से। तक या से। जैसे आरक्षण, आजन्म, आरक्षण, आजन्म, आगमन, आगमन। और देखिए आप, आजीवन, बहुत सारे शब्द हैं। फिर आते हैं हम अगले उपसर्ग में, वो है हमारा उत। उ त, और इसमें त हलंत है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। उत का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। जैसे उत्कंठा, उत्पीड़न, उन्नत, उल्लेख। ये हुए उत से। उत प्लस लेख, इनमें संधियां भी काम करती है। जैसे हम बात करें उल्लेख की,
अब उल्लेख जो है वह उत प्लस लेख से बना। आपके उन्नति ये बना उत प्लस नति, क्योंकि उपसर्गों में संधियां भी काम करती हैं। आगे हम देखें, अगला आता है उप। उप का अर्थ होता है सहायक। उप का अर्थ क्या है? सहायक। जैसे उपवन, वन का सहयोगी छोटा उपवन, नाम का उपनाम, हार का उपहार, योग का उपयोग आदि। आगे आता है दूर। दूर, और इस दूर का अर्थ होता है कठिन या गलत। कठिन या गलत। अब दूर से कौन कौन से शब्द बने? तो जैसे देखिए आप, दूरदशा, दूराग्रह, दूरदशा, दूराग्रह, दूराचार, दूरावस्था, दुरुपयोग आदि। अगला आता है दूस। दूस ये संस्कृत के हैं, वो हिंदी में भी आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कृत में है तो संस्कृत में मिलेंगे, हिंदी में भी ऐसे के ऐसे ही आएंगे। तो दूस, दूस का अर्थ होता है बुरा या कठिन। जैसे दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साध्य, ये कभी कभी दु से वो इस तरह से बन के भी आपको मिलता है, दुह। तो ये संस्कृत का ये भी हो सकता है, दुस भी लिखा हुआ आ सकता है, ये लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, आगे बात करें हम नी। नी का अर्थ है बिना। नी का अर्थ क्या है? बिना। जैसे निरोग, निरादर, निरादर, यस। फिर आता है ये नीर के हमने देखे थे। अब हम बात कर रहे हैं निस। निस भी वैसा ही है, प्र। और प्र का अर्थ है आगे। प्र का अर्थ क्या है? आगे। अब प्र में देखिए आप, प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, यह हुआ प्र। इसके बाद हम आते हैं परा उपसर्ग। परा का अर्थ होता है मित्रों विपरीत, ऑपोजिट। परा का अर्थ क्या है? विपरीत। जैसे जय, जीतना, तो पराजय। भव, उत्पन्न होना, पराभव। और देखिए परा में पराविद्या, पराक्रम। फिर आगे आते हैं परी।
ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, चारों तरफ, सराउंडिंग। जैसे परीक्षा, परिवार, परिश्रम, पर्यंत, आगे बात करें हम प्रति उपसर्ग की। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है मित्रों प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक, एक एक, प्रत्येक। जैसे प्रतिदिन, फिर प्रतिकूल, हेलो, यस। तो प्रति यानी प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिदिन, फिर आगे बात कर रहे हैं मित्रों वि उपसर्ग की। वि यानी विशेष, जो सामान्य न हो, असामान्य, विशेष। जैसे विजय, विहार, वियोग, वियोग, व्यसन, व्यवहार आदि। फिर आता है सु उपसर्ग। सु का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ, अच्छा या श्रेष्ठ। जैसे सुयश, सुगंध, और क्या हो सकता है बताइए आप? सुगंध, और हो सकता है ये सुलभ, लभ यानी प्राप्त होना, सुलभ कॉम्प्लेक्स, है ना। सुशील, आगे आता है उपसर्ग अपना सम। सम यानी समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान या अच्छी तरह से। जैसे संलग्न, संकल्प, संतोष, और आज की कक्षा का ये अंतिम उपसर्ग जो है वह है अन। इसके बाद हम अगली कक्षा में तत्सम के बाद तद्भव उर्दू के और विदेशी जो अंग्रेजी के हैं उनको पढ़ेंगे। अन का अर्थ होता है नहीं या बुरा। और अन से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो अनुपयोगी, अनुपयोगी, अनागत, अनागत जो आया नहीं है, अनागत, अनुपयुक्त जो उपयुक्त नहीं है वो अनुपयुक्त। तो मित्रों आज की कक्षा में हमने देखा उपसर्गों के प्रकार। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के। या यूँ कहें कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग जिनको हम विदेशी कहते हैं,
तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे इससे आगे मिलेंगे तद्भव उपसर्गों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।